वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कि आप तक मैं हर एक क्वेश्चन पहुंचा दूं जो अभी के कुछ पेपर्स में हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए पैटर्न क्या है। अब हो सकता है बहुत से बच्चों ने नहीं दिया हो ये वाला एग्जाम, बट पैटर्न तो पता होना चाहिए। और देर आर 20 क्वेश्चन चुन चुन के बीच में से निकाल के लाई हूँ मैं पेपर्स के बीच में से। 20 के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बताओ आपके कितने मार्क्स आए हैं। और जिन्होंने नहीं भी ये वाला एग्जाम दिया वो अभी पढ़ेंगे, समझेंगे और बिल्कुल तैयार रहेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो किस चीज का पेपर है ये? जूनियर असिस्टेंट मेमोरी बेस्ड पेपर है 2024 का। बच्चे बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, 2024 का। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2019 20 पे नहीं जाते हैं। 2020 के बाद वाली ही चीजें मैं ला रही हूँ। 2021 2 3 4 आगे 2025 का क्वेश्चन पेपर रेडी रखूंगी। रिवीजन ओनली इन 30 मिनट्स, क्योंकि बात करने में, ये समझाने में इतना टाइम लग जाता है। दिस इज द क्लास नंबर 11th। चले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर 5 स्कैटर्ड सेगमेंट्स। स्कैटर्ड बड़ा प्यारा वर्ड लिखा है। स्कैटर्ड का मतलब है कोई चीज फैली हुई हो, उसे स्कैटर्ड कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ दाने डाले, वो हर जगह स्कैटर हो गए, हर जगह पहुंच गए, उसे स्कैटर्ड कहते हैं। ठीक है, scattered segments of two sentences indicate the correct sequence which correctly assembles the segments and completes the sentence। जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। चलो देखते हैं। क्या एस से शुरू हो सकता है सेंटेंस? इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। बच्चे मुझे एक चीज बताओ, किसी भी सेंटेंस को आप इट से कैसे शुरू कर सकते हो जब आपको उसका नाउन ही नहीं पता? ये तो प्रोनाउन है ना? तो एस से शुरू नहीं हो सकता। इन दोनों को ही काट दें। अब बाहर से देखें। द अरोमा ऑफ फ्रेशली, ये लग रहा है। ठीक है, द अरोमा ऑफ फ्रेशली, फ्रेशली क्या, क्यों? द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, अभी अभी जो ब्रेड निकाली है उसने, बिल्कुल अवन में से या जैसे भी बनाई है, अभी अभी जो फ्रेशली बेक्ड अवन है उसकी खुशबू, अरोमा मतलब खुशबू हर जगह फैल गई है। फिल्ड द किचन, ये बिल्कुल सही लग रहा है। एस, फिर उसने क्या बोला है? एस पे जाओ। इट रिमाइंडेड, इट किसके बारे में वो बात कर रहा है? वो उस अरोमा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उस खुशबू के बारे में बात कर रहा है। इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड, उसे अपने बचपन की याद दिला दी उसने। मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। पी, RQSP, द अरोमा ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन, खुशबू हर जगह फैल गई। इससे उसे अपने बचपन की उस मॉर्निंग की याद आई जब वो अपने अपनी ग्रैंड मदर के घर होती थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। हिज perspicacious observations would have revealed insights that had previously went unnoticed। perspicacious, perspicacious का क्या मतलब होता है? छानबीन करना, इंफॉर्मेशन निकालना, या फिर यहाँ पे दिया भी हुआ है इनसाइट्स। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पर्सपिकेशन, इनसाइट्स। ठीक है, अंदर की बातें क्या है, क्या डिस्कशन चल रही है, उसके बारे में पता लगाने को इनसाइट्स कहते हैं या पर्सपिकेशियस कहते हैं। His perspicacious observations would have revealed past tense। और पहले यहां से लेके यहां तक तो have लगा हुआ है ना, तो मतलब परफेक्ट की महक आ रही है। ठीक है, perfect revealed insights that had previously went unnoticed। यहीं पे गड़बड़ है बच्चे। यहाँ वेंट कैसे आ सकता है? कौन सी फॉर्म चाहिए आपको? सेकंड फॉर्म चाहिए। मुझे एक चीज बताना, अगर एक चीज पास्ट, वैसे तो अगर कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं भी पता मैं समझा देती हूँ। अगर एक पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट में है तो आपको एक पार्ट को सिंपल पास्ट में करना होता है। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? परफेक्ट की पहचान क्या है? हैड। और अगर पास्ट है तो हैड, और पास्ट नहीं है प्रेजेंट है तो हैज और हैव। ठीक है, अच्छा पास्ट परफेक्ट तो लिखा हुआ ऊपर, ये हैव पास्ट परफेक्ट तो लिखा हुआ है, तो आपको सिंपल पास्ट के लिए क्या डालना होता है? वर्ब की, आई होप दिख रहा होगा, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो आपको सॉरी थर्ड फॉर्म डालनी है आपको यहाँ पे, गो, वेंट और गॉन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। Identify the sentence that correctly changes the following direct speech into indirect speech। He said, I am going to the market now। बच्चे एक चीज यहाँ समझा दूं, जब भी हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो नाउ क्या बन जाएगा? देन। ठीक है, ये मैडम ये वाले देन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कंपेयर करना। ठीक है, ये डिफरेंस बताना, कंपेयर करना या डिफरेंस बताना। तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे तो उसकी जगह क्या आएगा? he said that he was going to the market then। देख लो अब कहाँ लिखा है।
he said that he was going to the market, then यही रहा आंसर. Okay, next question. Fill in the blanks using a suitable model. We dash have locked the gate, then the dog would not have come out. ये जो wouldn't लिखा है आप इसे would not पढ़ सकते हो. ठीक है, हमें कर देना चाहिए था गेट बंद ताकि डॉग बाहर नहीं आता. कर देना चाहिए था. मॉरल ड्यूटी आउट टू. ठीक है बच्चे, डिफरेंस बता दूं आउट टू के बीच का और शुड के बीच का. ठीक है, अच्छा शुड में मैंने आपको बोला यू शुड वर्क हार्ड. मैंने तो ज्ञान दे दिया, पर क्या आप करोगे 100%? कुछ ही बच्चे होंगे जो 100% फॉलो करेंगे, 90% फॉलो करेंगे, कुछ बच्चे नहीं भी करेंगे. तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना शुड में, बट आउट टू में मॉरल ड्यूटी होती है कि ये तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में रहना है, देन यू आउट टू पे टैक्सेस. टैक्स तो बेटा पे करना ही पड़ेगा अगर हमारे देश में रहना है. तो आउट टू मतलब आपकी मॉरल ड्यूटी. तो आपको गेट को लॉक ही करना चाहिए था ताकि डॉग बाहर नहीं आए. ये तो ड्यूटी का काम है. ठीक है, आपको गेट बिल्कुल लॉक कर देना चाहिए था. वी आउट टू हैव लॉक्ड द गेट, देन द डॉग वुड नॉट हैव गॉट आउट. ठीक है, नेक्स्ट. Sudha is studying in dash Canadian University in a Canadian University. From there, it will take dash or it will take an or for her to reach the airport. Question number, option number A is the correct answer. Sudha is studying in the Canadian University. क्यों नहीं आया अब ये भी बता दूं आपको. ठीक है, she is studying in a Canadian University. कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है. दिस पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. ठीक है, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है. अब मैं नाम लिख देती हूँ, मुझे वैसे नाम पता नहीं वहां की यूनिवर्सिटी का. हम लिख देते हैं, गेस कर लेते हैं कि कैंडिडेट नाम है उनकी यूनिवर्सिटी का. शी इज स्टडिंग इन कैंडिडेट यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी इन कैनेडा. कनाडा. क्या मिसिंग है? आर्टिकल मिसिंग है. इन द कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है. बेटा जब मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिया, इसको स्पेशल कर दिया कि कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी, स्पेशल कर दिया मैंने, तो द लगाया. द आर्टिकल कब यूज होता है? तब यूज होता है जब आप बिल्कुल स्पेसिफिकली बारीकी में वही बताओ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गो गेट मी अ पेन, तो कोई भी पेन उठा के ले आओगे. बट अगर अब मैं बोलूँ आपको गो गेट मी द पिंक कलर पेन, तो मैंने आपको स्पेशल करके बताया, इसलिए आपको द लगाना पड़ा. लो जी, पैराग्राफ आ गया. क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द पीस ऑफ केक. वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है नहीं, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है नहीं, बट चलो फिर भी कर लेते हैं. हो सकता है ऑप्शंस थोड़े से मुझे लग रहे हैं मुश्किल हैं. ठीक है, ऑप्शंस मुश्किल है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा. अदरवाइज द पीस ऑफ केक का ऐसे मतलब बता देती हूँ, एक्सट्रीमली इजी. कोई चीज जो बहुत इजी हो उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक. पढ़ लेते हैं पैराग्राफ, वैसे भी पढ़ना ही है. Last weekend, my friend and I decided to go for a hike in the mountains. हमने डिसाइड किया हम माउंटेन्स पहाड़ी चढ़ेंगे. We packed our bags with essentials and started early in the morning. और हम सुबह सुबह ही निकल पड़े. As we were walking, we came across a beautiful stream. Stream का क्या मतलब है? झरना बह रहा था. The sound of the water was very soothing. बहुत मजा आ रहा था उसे सुनने का, वो इतना सॉफ्ट सुनाई दे रहा था. My friend said, "This is so peaceful. कितनी अच्छी चीज है." I agreed and we sat by the stream for a while. मैंने उसे कहा कि चलो साइड पे जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं. Suddenly we heard a rustling noise. बच्चे rustling noise क्या होती है? जब आपको पेड़ों में से कुछ आवाज सुनाई देती है ना, पेड़ के हिलने की या कुछ मूव होने की, उसे rustling noise कहते हैं. I turned to my friend और asked, मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और उसे पूछा, Did you hear that? तुमने सुना? They nodded and said, Yes, I did. दे में गड़बड़ लग रही है. He nodded and said, Yes, I did. Let's go check it out. देखते हैं कि क्या है वो. When we got up to continue our hike, जैसे ही हम उठे अपनी हाइक को कंटिन्यू करने के लिए, we saw a steep hill ahead. हमने देखा steep का क्या मतलब है? खड़ी चढ़ाई थी, एकदम खड़ी चढ़ाई. कैसे चढ़नी है वो, इतनी इतनी सीधी थी. My friend looked at me and said, Climbing this hill will be a piece of cake. मेरे फ्रेंड ने कहा इस हिल को चढ़ना तो बहुत ही आसान होगा. बेसिकली वो जोक कर रहा था. I smiled and replied, Let's do it. चल फिर करते हैं. We started climbing and despite the incline, it was easier than we had expected. और जैसे incline मतलब
ऐसे इंक्लाइन होना। तो ऐसे तो जिम में जो होते हैं बच्चे उन्हें पता होगा, इंक्लाइन का मतलब है ऐसे 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 ऐसे, इस तरह का स्टीप। ठीक है। It was easier than we had expected. Before long, we reached the top and were rewarded with a stunning view of the valley below. हम जैसे ऊपर पहुंचे हम इतने स्टन्ड हो गए, इतनी खुश हो गए हम कि हमने देखा नीचे वैली इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। What a beautiful view, I said, मैंने कहा। We took a moment to appreciate the beauty around us before heading back down. हमने थोड़ा टाइम लगाया, वहां आगे पीछे ब्यूटी देखी कि नीचे जाने से पहले थोड़ी देर बैठ के ब्यूटी ही देख लेते हैं वैली की। ठीक है, चलिए। Pick out the correct meaning of the given idiom and phrase. Piece of cake का मतलब है कोई काम आसानी से हो जाना। The quirky experience का मतलब है उतार चढ़ाव आए। Wrong. A strenuous task, ऐसा टास्क जो बहुत मुश्किल है, ये तो है ही नहीं फिर। A facile task, very good बच्चे। Facile का मतलब ही होता है easy। ठीक है, आपको नहीं पता होगा अगर तो अब आप सीख लो। Facile का मतलब क्या है? बहुत easy। A bizarre event, bizarre event का मतलब है बड़े बड़े लोग, शानो शौकत, bizarre event। ये तो पढ़ लिया है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चलिए। Which of the following pronouns is not used in the above paragraph? ऐसा कौन सा pronoun है जो इसमें यूज नहीं हुआ? हमने we का इस्तेमाल सुना, हमने यहाँ कहीं they भी सुना, ये हमने यहाँ they भी सुना। we को भी मैं मार्क कर देती हूँ, कहीं पे तो था यहाँ लिखा, ये हमने we भी पढ़ लिया, हमने our भी पढ़ लिया कि हमने अपने बैग पैक किए, यहाँ कहीं था वैसे, अभी जस्ट पढ़ा मैंने। ध्यान से देखना जरा। We got up to we some climbing peaks. Let's do. We started desperate. It was easier. We reached the top with the stunning below. What a beautiful view. Appreciate out. कहीं तो मैंने hour पढ़ा अभी. Decided to go out for a hike. Essential started park in the morning as we were walking. Beautiful stream. The water was so soothing. This is so peaceful. I agreed and we sat by the stream. I turned. Did you? They nodded and said yes I did. Let's go. When we got up, we एक बारी फिर से we got up and continued आ गए. We saw a steep head. My friend looked at me and said, "Climbing this hill will be a." We started climbing. It was easier than we had expected. फिर से भी आ गया. Before long, we reached the top valley, a stunning view. Valley about a beautiful view. I said we took a moment to appreciate the. I think R ही है जो यहाँ पर, यहाँ पे तो she भी नहीं है. ठीक है, she भी नहीं है इसमें क्योंकि वो फ्रेंड्स बात ही नहीं कर रहे किसी लड़की के बारे में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पे तो आर चुना है, कहीं पे पढ़ा है। आप थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे तो नहीं मिल रहा शायद। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर बेटा इस क्वेश्चन के फिर दो आंसर बन जाएंगे कि एक तो और भी नहीं है इसके अंदर और शी भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स और होमोनिम्स वर देयर? ये सामने लिखा हुआ है। डिड यू हेयर दैट? हेयर। ठीक है बच्चे, हेयर और हेयर। एक और बताऊं, हेयर। ठीक है, ये तीनों होमोफोन होमोनिम्स। समझ आया क्या मतलब है? कि आवाज एक सी ही है, बस सबके स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, तो एक हेयर ही है जो एक होमोफोन और होमोनिम की तरह काम कर रहा है। चलो, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। देखते हैं। जया सेड, जया सेड, जया सेड और जया सेड, यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग कम ऑन, यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। जया सेड, इसके पीछे का कॉमा कहाँ है भाई? कुछ भी लिख दोगे। जया सेड दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग, ये कहाँ से आ गया? ये तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा है, क्या क्यों डाला है इन्होंने यहाँ पे? गलत है, ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू दिस 10th क्वेश्चन नाउ। सिलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब है आपको सिमिलर वर्ड का मतलब ढूंढना है। चलिए, गैलेंट, सिमिलर ढूंढना है। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है जो डरता नहीं है। ठीक है, नॉट कॉवर्ड, यानी फिर वो क्या हुआ? करेजियस। करेजियस, हिम्मत वाला। तो करेजियस का तो मतलब एक ही है, वेलिएंट, करेजियस। ठीक है, टिमिड का मतलब है डरा हुआ, क्रेवन का मतलब है डर जाता है बहुत जल्दी, कॉवर्ड का मतलब भी है डरता है बहुत ज्यादा। ठीक है, हमको गैलेंट का मतलब चाहिए था करेजियस। आइडियोसिंक्रेसी, इसका मतलब तो अब मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करके पेन हिला रहे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ऐसे टांगे हिला रहे हो, उसे आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। आइडियो सिंक हो जाना,
आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब आपको इसका एंटोनिम चाहिए। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? पेन हिलाना, आइडियोसिंक्रेसी करना। इसका आइडियो, ये तो आदत है, ये हैबिट बन गई। इसका ऑपोजिट वो होगा जो थोड़ी देर के लिए काम होता है बट कोई हैबिट नहीं है। इसका आंसर है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी। बच्चे एक जरा कौन को छोड़ के फॉर्म को देखो बस, ठीक है। आपको फॉर्म कोई भी हो, थोड़ी ही देर के लिए उस फॉर्म में रहना होता है, उस फॉर्म को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो कन्फॉर्मिटी इसका आंसर है। ऑडिटी का मतलब होता है थोड़ा अलग, पेक्यूलर का मतलब होता है छोटी छोटी बारीकियां देखना, इरेटिसिज्म का मतलब होता है गुस्ताखियां करना, कभी यहाँ पे इरेटिसिज्म, कभी वहां पे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ इसका मतलब है मैं मसा ही बचा हूं, मैं अभी अभी तो बचा हूं इसमें से, नैरोली अवॉइडिंग समथिंग, जस्ट अभी बच गया मैं, ये मतलब होता है। Fill in the blanks with appropriate preposition. She stood dash the window, by the window, देखना ही नहीं पड़ रहा नीचे। She stood by the window, lost in thought, dash her future. Thought किसके बारे में? अपने future के बारे में, about her future. देख लो अब कहीं पे by और about लिखा है, तो option number 1 is the correct answer. Fill in the blanks with the appropriate preposition. The team worked tirelessly, dash the guidance, किसी की guidance के under. The team worked tirelessly under the guidance of their coach to improve their performance, dash the challenging season. उस challenging season के time पे, during the challenging season. आप एक बार मेरे साथ preposition पढ़ लो, मैं आपको promise करती हूँ नीचे आपको options देखने ही नहीं पड़ेंगे, आप यहाँ देखते देखते ही उसके आंसर्स लगा दोगे, ठीक है बच्चे। अब कुछ बच्चों का मन कर रहा होगा मैम अंडर की जगह हम बिनेथ भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अंडर वो चीजें जो दिखती नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उनके लिए भी यूज होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, अंडर टर्बुलेंस, बहुत परेशानी में हूं, क्या परेशानी दिखती है? नहीं दिखती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसा नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब अंडर आप वहां लगा सकते हो। बिनेथ का मतलब वो है जो नाउन ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि द, यहां लिख देती हूँ, द रैट इज बिनेथ द टेबल, बिल्कुल टेबल के नीचे है रैट, ठीक है। चलो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक को तो साइड पे रखो पहले तो, ठीक है, इसको हम अभी नहीं लगाएंगे, बाद में देखते हैं। यहां तक देखो सिर्फ सेंटेंस को, यहां तक। अ फेयरवेल पार्टी, मैंने आपको हमेशा एक ही चीज समझाई है, आर्टिकल्स को छोड़ नहीं सकते, इसको साथ में रखना पड़ेगा। सेंटेंस मेरा शुरू होगा अ फेयरवेल पार्टी से, ठीक है। अ फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी एक है, उसने क्या कहा, इज, एक है, हम फेयरवेल पार्टी की बात कर रहे हैं, हम आर नहीं लिखेंगे। अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग। बच्चे जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग इस सेंटेंस को इज एम आर के साथ जब आईएनजी लगा हो, जब हम उसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमको ऑर्गेनाइजिंग को ऑर्गेनाइज्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव तो आपसे V3 मांगता है। अगर इसको मुझे V3 करना है तो मैं इसके इंग को कहां छोड़ूंगी, मैं उसे बीइंग के साथ लगाऊंगी, ठीक है। A farewell party is being organized by them. दे क्या बन जाएगा, them। अब लगा दो नेक्स्ट वीक, अब लगा दो नेक्स्ट वीक, ठीक है। मैंने नेक्स्ट वीक क्लास में क्यों रखा था, क्योंकि 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 नेक्स्ट वीक, yesterday, that day, ठीक है। देंस, देंस का क्या मतलब होता है बच्चे, आप आई होप पता हो, नहीं भी पता फिर भी मैं आपको वॉइसेस के टाइम पे सिखाऊंगी। हेंस को कन्वर्ट करके क्या लिखते हैं, देंस लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद में आती हैं, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस में आपको सिखाऊंगी। तो ऑप्शन नंबर ढूंढो, अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ढूंढो, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ गया पैसेज, व्हाई वाज द इंडियन फ्रेंड प्लंज्ड इन डिस्पेयर, पढ़ना पड़ेगा। Once upon a time I went for a week's holiday, मैं एक हफ्ते की छुट्टी के लिए चला गया। In the continent, एक मिनट, कहाँ गया पेन, in the continent with an Indian friend, कॉन्टिनेंट में चला गया with an Indian friend। अब मुझे नहीं लगता आपको पता चला होगा कि कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। Once upon a time I went for a week's holiday in the continent with an Indian friend, मैं किसी इंडियन फ्रेंड के साथ कॉन्टिनेंट में गया।
वी बोथ enjoyed ourselves and were sorry when the week was over. हमको बड़ा मजा आया, लेकिन जैसे ही वीक खत्म होने लगा, हमारी छुट्टियां खत्म होने लगी, हमें बड़ा बुरा लगने लगा. बट ऑन पार्टिंग आर बिहेवियर, जैसे ही हम अपना बिहेवियर अलग अलग रास्तों पे जा रहे थे, वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट. हमारे बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अलग थे. ही वॉज प्लंज्ड इन डिस्पेयर, वो डिस्पेयर में था. ही फेल्ट दैट बिकॉज द हॉलीडे वॉज ओवर ऑल हैप्पीनेस वॉज ओवर. जैसे अगर हॉलीडे खत्म, हैप्पीनेस खत्म, अंटिल द वर्ल्ड एंडेड. ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया ही खत्म. ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज सॉरो टू मच, वो अपनी सॉरो, अपना दुख प्रकट नहीं कर पा रहा था. बट इन मी द इंग्लिश मैन केम आउट. चलो जी, अब मैं बताती हूँ कॉन्टिनेंट कौन सा. आपने सुना है अंग्रेज चले गए, ये सुनो अगर डायलॉग बहुत बार. अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे. किनको बोला जाता है? अंग्रेज कौन होते हैं? ब्रिटिशर्स. अमेरिकन को नहीं बोल देना कहीं. ब्रिटिशर्स ही आए थे ना, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ही छोड़ के चले गए. ब्रिटिशर्स मतलब यूके, यानी कि ब्रिटेन, यानी कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये यूरोप में है. देखा, मैंने आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा है. वो यूरोप के बारे में बात कर रहा है. तो उसने क्या बोला? बट इन मी द इंग्लिश मैन, मुझे इंग्लिश मैन से पता चला. हम अंग्रेज किसको बोलते हैं? ब्रिटिशर्स को बोलते हैं, वो तो यूरोप से है. बट इन मी द इंग्लिश मैन केम आउट स्ट्रॉन्ग, मेरे अंदर का वो अंग्रेज जाग उठा. आई कुड नॉट सी वॉट देयर वॉज टू मेक अ फस अबाउट. मुझे तो कुछ नहीं दिखा इतना उदास होने वाला. फस मतलब ऐसे कोई टेंशन क्रिएट करने वाला. इट वॉजेंट एज इफ वी वर पार्टिंग फॉर एवर, ऐसा तो नहीं था कि हम लोग मरने वाले और दोबारा कभी नहीं मिलेंगे. मैंने उसको बोला बकअप. आई सेड डू बकअप. ही रिफ्यूज टू बकअप एंड आई लेफ्ट हिम प्लंज्ड इन ग्लूम. मैंने कहा चल ठीक है, नहीं बकअप होना तो फिर रह उदासी. अब आगे बताऊंगी बकअप का मतलब क्या होता है. वाई वॉज द इंडियन फ्रेंड प्लंज्ड इन डिस्पेयर, क्योंकि वो उदास था कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं. ही हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. नो, ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन. Yes, he was hopeless. He experienced racial discrimination. No, 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 no. उसको लगा अब मैं यार दोबारा कभी खुश भी नहीं हो पाऊंगा. नेक्स्ट सेम पैसेज है, मैंने यहाँ पे दोबारा से आप लोगों के लिए रख दिया है. What is the author's intention in the passage? Author मतलब कौन? वो अंग्रेज आदमी. उसका इंटेंशन क्या था? To praise Englishmen, to ridicule the Indian tradition को छोटा दिखाना, to contrast the Indian character with the English character. Yes, कि देखो इंडियन को कितना बुरा लग रहा है और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा, मेरे अंदर का अंग्रेज जाग गया. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्टिनेंट इन द, लो पूछ लिया इन्होंने, किस कॉन्टिनेंट के बारे में बात हो रही थी. पूरे जी जान से लगा दो यूरोप. क्यों? फिर से बता दूं, द इंग्लिश मैन के बारे में उसने बात की है. इंग्लिश मैन का मतलब है अंग्रेज. आई होप ऐसे ही लिखते हैं, अंग्रेज. ठीक है. और अंग्रेज कौन? यूके, यानी कि ब्रिटिशर्स. अच्छा, मेरी फोटोग्राफ होगी इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, है ना. ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स कहाँ हैं? यूके में. कहाँ है वो? यूरोप में. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What does but in me the Englishman came out strongly imply? क्या मतलब है इस चीज का? He started following Indian traditions. Wrong. The Englishman went out of him. Wrong. He was a strong Englishman. He had the typical English character. स्ट्रॉन्ग नहीं, उसके पास टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर था. इंग्लिश मतलब ब्रिटिश वाला कैरेक्टर था. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बकअप? लो आ जाओ. बकअप का मतलब क्या है यहाँ बता देती हूँ. बकअप का मतलब है खुश रहो, खुश रहो, उदास होने की जरूरत नहीं है. उदास नहीं होना, खुश रहो, चेयर करो, चेयर अप, खुश रहो. पेन कहाँ गया? चेयर करो, चेयर अप, खुश रहो. तो बच्चे बकल योर सेल्फ अप का क्या मतलब है? कि बेटा तैयार हो जाओ, अब तेरी बारी है, बकल योर सेल्फ अप. ठीक है. अपने आप को बांध के रख लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, अब तुम्हारी बारी है. उसे बकल योर सेल्फ अप कहते हैं. ठीक है. 1920 वी हैव कंप्लीटेड आर 20 क्वेश्चंस. देखिए 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं. आई रियली होप आई हैव बीन अ काइंड ऑफ सम हेल्प टू यू. कुछ तो मैंने आपको इन वीडियोस में, आज 11th वीडियो हो चुकी है, मैंने इन वीडियोस में आपकी कुछ ना कुछ मदद की होगी. और अगर की है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस का वेट किया करो. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके पास सारे के सारे मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर आऊँ. सबसे पहले मैं, अगर मुझे मेमोरी बेस्ड पेपर मिलता है ना, तो मैं सबसे पहले वही बना देती हूँ कि एटलीस्ट वो तो मिल जाए बच्चे को. फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है. अब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होने वाले हैं. जल्दी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस में डालूंगी.
कीप फॉलोइंग माई चैनल, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइब, पढ़ना शुरू करते जाएं, साथ साथ में पढ़ते जाएं। मेरी वीडियोस इतनी कम टाइम में ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि मेरा यही कॉन्सेप्ट है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। तो मैंने तो 30 मिनट्स का टारगेट लिया होता है, बट अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी चला जाए तो आप क्या किया करो, 1.5x के ऊपर इसकी स्पीड कर लिया करो। मुझे सच में मैटर नहीं करता आप कितनी स्पीड में पढ़ रहे हो, कम में पढ़ रहे हो, ज़्यादा में पढ़ रहे हो, बस पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। Okay, the battery has drained. So thank you so much for the video. मिलते हैं next time next video में. Thank you so much.